पार्लियामेंट के 5 रोज़ा खुसूसी इजलास के इफ्तिताह के मौके पर वजीर आजम ने लोकसभा में कहा, G20 के कामयाब इनेकाद ने मुल्क का बढ़ाया वक़ार। चंद्रयान-3 की कामयाबी में हमवतनों के अज़्म की ताकत। पीएम ने कहा, आज भारत ने आलमी दोस्त के तौर पर बनाया है अपना मकाम। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में पार्लियामेंट हाउस की शानदार तारीख को किया याद। कहा, इसी ऐवान में लिए गए GST, वन रैंक वन पेंशन और गरीबों के लिए रिजर्वेशन जैसे तारीखी फैसले। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिताब का अपोजिशन लीडरों ने किया खैर मकदम। पार्लियामेंट में बहस के दौरान BJP MP भर्तृहरि मेहताब ने एक मुल्क एक इलेक्शन की हिमायत। कांग्रेस MP शशि थरूर ने कहा, पार्लियामेंट की नई इमारत में दाखिले को यादगार बनाना है हुकूमत की मंशा। राज्यसभा में भी पार्लियामेंट के 75 शानदार सालों पर बहस। चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत की तारीफ। कायदे ऐवान पीयूष गोयल ने कहा, G20 के कामयाब इनेकाद ने दुनिया पर छोड़ी भारत की अमिट छाप। झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। अदालत ने ED के समन को चैलेंज करने वाली अर्जी पर समाअत करने से किया इनकार। बीजेपी ने कहा, सोरेन ने झारखंड के लोगों को लूटा। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। आज पार्लियामेंट का 5 रोज़ा खुसूसी इजलास शुरू हुआ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खुसूसी इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि ये दुरुस्त है कि पार्लियामेंट की पुरानी इमारत की तामीर का फैसला गैर मुल्की हुक्मरानों का था, लेकिन इस इमारत की तामीर में जो मेहनत और पैसा खर्च हुआ वो हमवतनों का था। इस इमारत के निर्माण करने का निर्णय विदेशी शासकों का था, लेकिन ये बात हम न कभी भूल सकते हैं और हम गर्व से कह सकते हैं कि इस भवन के निर्माण में पसीना मेरे देशवासियों का लगा था, परिश्रम मेरे देशवासियों का लगा था और पैसे भी मेरे देश के लोगों के। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पार्लियामेंट की ये पुरानी इमारत आने वाली नस्लों को हमेशा मुतासिर करती रहेगी। ये भारत के जमहूरी सफर का सुनहरी दौर है। हम भले नए भवन में जाएंगे, लेकिन पुराना भवन भी, ये भवन भी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। ये भारत के लोकतंत्र की स्वर्णिम यात्रा का एक महत्वपूर्ण अध्याय, जो सारी दुनिया को भारत की रगों में लोकतंत्र का सामर्थ्य कैसे है, इसका परिचित कराने का काम इस इमारत से होता रहेगा। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि चंद्रयान-3 की कामयाबी पर पूरे भारत को फख्र है। भारत की सलाहियत की एक नई शक्ल जो जदीदियत से जुड़ी हुई है, मुल्क और दुनिया को मुतासर कर रही है। न सिर्फ पूरा भारत, पूरा देश अभिभूत है और इसमें भारत के सामर्थ्य का एक नया रूप, जो आधुनिकता से जुड़ा है, जो विज्ञान से जुड़ा है, जो टेक्नोलॉजी से जुड़ा है, जो हमारे वैज्ञानिकों के सामर्थ्य से जुड़ा है, जो 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प की शक्ति से जुड़ा हुआ है, वो देश और दुनिया पर एक नया प्रभाव पैदा करने वाला है।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि G20 की कामयाबी मुल्क के 140 करोड़ शहरियों की कामयाबी है। ये भारत की कामयाबी है, किसी शख्स या पार्टी की नहीं, हम सब के लिए जश्न का सबब है। G20 की अभूतपूर्व सफलता 60 से अधिक स्थानों पर विश्व भर के नेताओं का स्वागत, मंथन और ट्रू स्पिरिट में फेडरल स्ट्रक्चर का एक जीवंत अनुभव, भारत की विविधता, भारत की विशेषता, G20 अपने आप में हमारी विविधता का सेलिब्रेशन बन गया। और G20 में भारत इस बात के लिए हमेशा गर्व करेगा कि ग्लोबल साउथ की हम आवाज बने, अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्यता और G20 में सर्वसम्मति से डिक्लेरेशन, ये सारी बातें भारत के उज्जवल भविष्य के संकेत दे रही है। पीएम ने कहा कि भारत इस हकीकत पर फख्र करता रहेगा कि अफ्रीकी यूनियन हमारी सदारत में G20 का रुकन बना। भारत इस बात के लिए गर्व करेगा, जब भारत अध्यक्ष रहा उस समय अफ्रीकन यूनियन इसका सदस्य बना। मैं उस इमोशनल पल को भूल नहीं सकता जब अफ्रीकन यूनियन की घोषणा हुई और अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मेरे जीवन में ऐसी पल थी, शायद मैं बोलते बोलते रो पड़ूंगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी अपेक्षा और आशाएं पूरी करने का काम भारत के भाग्य में आया। वजीर आजम ने कहा कि शुरू में खवातीन अरकान की तादाद बहुत कम थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता माओ बहनों ने भी ऐवान का वकार बढ़ाया है। प्रारंभ में महिलाओं की सदस्य संख्या कम थी, लेकिन धीरे धीरे माताओं बहनों ने भी इस सदन की गरिमा को बढ़ाया है। इस सदन के गरिमा में बहुत बड़ा बदलाव लाने में उनका योगदान रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रारंभ से अब तक एक मोटा मोटा हिसाब लगाता था, करीब करीब 7,500 से अधिक जनप्रतिनिधि दोनों सदनों में मिलाकर के योगदान दे चुके हैं। इतने सालों में 7,500 से करीब ज्यादा। इस कालखंड में करीब 600 महिला सांसदों ने भी इस सदन की गरिमा को बढ़ाया है, दोनों सदन में। वजीर आजम ने कहा कि जब पार्लियामेंट हाउस पर दहशतगर्द हमला हुआ तो ये किसी इमारत पर हमला नहीं था, बल्कि एक तरह से ये जमहूरियत की मां, हमारी जिंदा रूह पर हमला था। लोकतंत्र का ये सदन आतंकी हमला हुआ, पूरे विश्व में यह आतंकी हमला एक इमारत पर नहीं था, ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी एक प्रकार से हमारी जीवात्मा पर यह हमला था। ये देश उस घटना को कभी भूल नहीं सकता है, लेकिन आतंकियों से लड़ते लड़ते सदन को बचाने के लिए और हर सदस्य को बचाने के लिए जिन्होंने अपने सीने पर गोलियां झेली, आज मैं उनको भी नमन करता हूं। वजीर आजम ने कहा कि तमाम चैलेंजेस के बावजूद हर स्पीकर और हर चेयरमैन ने ऐवान को ऐसे तरीके से चलाया है। अनेक चुनौतियों के बावजूद भी हर स्पीकर ने, हर सभापति ने बेहतरीन तरीके से दोनों सदनों को सुचारू रूप से चलाया है और अपने कार्यकाल में
उन्होंने जो निर्णय किए वो निर्णय मावलंकर जी से काल से शुरू हुए हो या सुमित्रा जी के कालखंड के हो या बिरला जी के, आज भी उन निर्णयों को रेफरेंस पॉइंट माना जाता है। ये काम हमारे करीब 17 स्पीकर और उसमें 2 हमारी महिला स्पीकर ने भी, और मावलंकर जी से लेकर के सुमित्रा ताई तक और बिरला जी का मार्गदर्शन आज भी हमें मिल रहा है। हर एक ने अपनी अपनी शैली रही है, लेकिन उन्होंने सबको साथ लेकर के नियमों कानूनों के बंधन में इस सदन को हमेशा ऊर्जावान बनाए रखा है। मैं आज उन सभी स्पीकर महोदय को भी आज वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पीएम ने कहा कि इस ऐवान को अलविदा कहना एक बहुत ही जज्बाती लम्हा है। जब हम इस घर से निकल रहे हैं तो हमारा जहन बहुत से जज्बात और बहुत सी यादों से भरा हुआ है। ये सदन से विदाई लेना एक बहुत ही भावुक पल है। परिवार भी अगर पुराना घर छोड़कर के नए घर जाता है तो बहुत सारी यादें कुछ पल के लिए उसको झकझोर देती है। और हम जब ये सदन को छोड़ के जा रहे हैं तो हमारा मन मस्तिष्क भी उन भावनाओं से भरा हुआ है, अनेक यादों से भरा हुआ है। खट्टे मीठे अनुभव भी रहे हैं, नोकझोंक भी रही है, कभी संघर्ष का माहौल भी रहा है और कभी इसी सदन में उत्सव और उमंग का माहौल भी रहा है। ये सारी स्मृतियां हमारे साथ, हम सबकी साझी स्मृतियां हैं, ये हम सबकी साझी विरासत है और इसलिए इसका गौरव भी हम सबका साझा है। पार्लियामेंट के 5 रोज़ा खुसूसी इजलास के आगाज से कबल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये सेशन मुख्तसर ज़रूर है लेकिन वक्त के लिहाज से बहुत बड़ा है। ये सही है कि सत्र छोटा है, लेकिन समय के हिसाब से ये बहुत बड़ा है। ऐतिहासिक निर्णयों का एक सत्र है। ये सत्र की एक विशेषता ये तो है कि अब 75 साल की यात्रा हम नए मुकाम से आरंभ हो रही है। क़ब्ल-ए-ज़ीं जब ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने G20 की सदारत के लिए मुल्क को मुबारकबाद दी। माननीय सदस्यगण, नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए पूरे देश को बधाई देते हुए मुझे बेहद खुशी है भरी है। इस आयोजन की सफलता ने प्रत्येक भारतीय को गर्व से भर दिया है। इसने वैश्विक स्तर पर देश की नेतृत्व की क्षमता को एक नया आयाम दिया है। मैं इस आयोजन को आम जनों का आयोजन बना देने की माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन की सराहना करता हूं। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि G20 की भारत की सदारत पूरी दुनिया के लिए शमूलियत वाली है। G20 की अध्यक्षता समावेशी, आकांक्षी, कार्य उन्मुख, निर्णायक और जन केंद्रित रही है। G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में लिए गए निर्णय परिवर्तनकारी हैं और ये आने वाले दशकों में वैश्विक व्यवस्था को नया रूप देने में सहायक होंगे।
पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास में जानकारी देते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के अरकान की मुश्तरका तस्वीर कशी कल यानी 19 सितंबर को सुबह 9:30 बजे होगी। माननीय सदस्यगण, मुझे आपको सूचित करना है कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का संयुक्त ग्रुप फोटोग्राफ, राज्यसभा सदस्यों के ग्रुप फोटोग्राफ और 7वीं लोकसभा के सदस्यों का ग्रुप फोटोग्राफ मंगलवार 19 सितंबर 2023 को 9:30 बजे संसद भवन के प्रांगण नंबर 1, द्वार संख्या 1, सेंट्रल हॉल के बीच में किया जाएगा। अतः मैं आपसे अनुरोध है कि ग्रुप फोटोग्राफ के लिए 19 सितंबर 2023 को पूर्वाह्न 9:15 पर उपस्थित स्थल पर पहुंचे, ऐसा मेरा आग्रह है। राज्यसभा में भी पार्लिमानी सफर के 75 साल पर बहस शुरू हुई। बहस का आगाज करते हुए राज्यसभा में कायदे ऐवान पीयूष गोयल ने कहा कि ऐवान का वक़ार तभी बढ़ेगा जब मुल्क और अवाम के मफाद को सर-ए-फ़हरिस्त रखा जाएगा। उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के निफाज और 3 तलाक के खात्मे जैसे तारीखी पार्लिमानी फैसलों का भी जिक्र किया। ट्रिपल तलाक को जब क्रिमिनलाइज किया, उसका कानून 2019 में लाया गया, हमारी बहनें माताओं को अपना सम्मान मिला और एक बड़ा सिग्निफिकेंट रिफॉर्म का मेजर था जिसने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त करने के लिए अपना योगदान दिया है। और इसी प्रकार से हमारी महिलाओं के सम्मान के लिए ये सरकार तत्पर रही है और लगातार एक के बाद एक 9 साढ़े 9 वर्षों में इतने सारे बड़े निर्णय हमारी बहनों के लिए, माताओं के लिए, हमारे बेटियों के लिए इस देश में किए गए हैं। राइट फ्रॉम द डे वन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेके आज तक और भविष्य में भी। पीयूष गोयल ने कहा कि पार्लियामेंट जमहूरियत को फ़ाल और मजबूत बनाने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। उन्होंने कहा कि भारत की सदारत में कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर होने वाली G20 चोटी कॉन्फ्रेंस ने पूरी दुनिया पर अनमिट नखूज छोड़े हैं। उन्होंने आर्टिकल 370 को हटाने के फैसले का भी जिक्र किया। 5 अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 और 35A को समाप्त करने का एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय इस सदन में लिया। सही माने में एक प्रकार से देश को जोड़ने के लिए, देश को एक बनाने के लिए, जिस देश में हमारी सबकी इच्छा थी कि एक संविधान रहे, एक ही कानून व्यवस्था रहे, कानून व्यवस्था सभी के लिए सामान्य रहे और जो लाभ देश के अन्य इलाकों में लोगों को मिलते हैं वो हमारे कश्मीर के भाई बहनों को भी मिले, उसके लिए एक बहुत अहम कदम इस सदन से शुरू हुआ था और फिर यहां से लोकसभा में गया। 5 अगस्त 2019 का वो दिन इस सदन के लिए एक बहुत ही यादगार और ऐतिहासिक दिन सदैव रहेगा। राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने पीएम मोदी की क़यादत की तारीफ की। उन्होंने भारत की सदारत में G20 को अवाम का G20 बनाने पर पीएम मोदी की तारीफ की। It gives me immense pleasure to congratulate the entire nation at the successful conduct of G20 New Delhi summit that has filled heart of every Indian with pride and raised the leadership stature of the country at global level. I laud the Prime Minister's vision that made it truly people's G20. राज्यसभा में कायदे ऐवान पीयूष गोयल ने कहा कि मुल्क किसी भी सियासी पार्टी और इदारे से बालातर है। उन्होंने कहा कि मुल्क जानता है कि इमरजेंसी के दौरान जमहूरियत पर पाबंदी लगाई गई। जब इमरजेंसी आई थी और एक प्रकार से भारत के लोकतंत्र के कई सारे प्रावधान रोक दिए गए थे, उन पे अंकुश लगा दिया गया था, तब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, अनुशासन के नाम पर अनुशासन का खून, भंग कर दिया गया संघ को कैसा चढ़ा जुनून। और मैं समझता हूँ ये एक बहुत वेकअप कॉल था पूरे देश के लिए। कई सारे हमने इसमें से सबक सीखे और आगे चल के जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसको भी फिर पुनः बदला गया। 44th अमेंडमेंट 1978 में आने से
1978 में जो फंडामेंटल राइट्स, हमारे अधिकारों के ऊपर जो अंकुश लगा था, उसको पुनः एक बार स्थापित किया गया। राज्यसभा में कायदे-ए-वान पीयूष गोयल ने कहा कि आज पीएम मोदी की क़यादत में मुल्क हर मैदान में तरक्की कर रहा है। नेज़ उनकी क़यादत में मुल्क को नई पार्लियामेंट मिली है। और गणेश चतुर्थी से नए पार्लियामेंट में कार्रवाई। पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास आज से शुरू हुआ है। 22 सितंबर तक जारी रहने वाले इस इजलास में पहले दिन के अलावा बाकी दिनों की कार्रवाई नए पार्लियामेंट हाउस में होगी। नई इमारत में गणेश चतुर्थी के दिन यानी 19 सितंबर को कार्रवाई शुरू होगी। इस साल 28 मई को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क की नई पार्लियामेंट की इमारत का इफ्तिताह किया था। अब नए पार्लियामेंट हाउस में पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास के दूसरे दिन की कार्रवाई के आगाज़ के साथ ही ये पुरानी इमारत की जगह ले लेगी, जिसमें अब बहुत सी खामियां पैदा हो चुकी हैं। पार्लियामेंट की पुरानी इमारत को मुस्तकिल म्यूजियम में मुंतकिल किया जाएगा। पुरानी इमारत में लोकसभा और राज्यसभा के बिल तरतीब 550 और 250 अरकान के बैठने का इंतजाम है। इसके मुकाबले में नई इमारत में लोकसभा में 888 मेंबरान पार्लियामेंट और राज्यसभा में 384 मेंबरान के बैठने की गुंजाइश होगी। दर हकीकत मौजूदा इमारत को किसी भी 2 ऐवानों वाली मुकन्नना को एडजस्ट करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया था। 1971 की मरदमशुमारी की बुनियाद पर की गई हदबंदी की बुनियाद पर लोकसभा की नशिस्तों की तादाद 545 से कभी नहीं बदली गई। ताहम 2026 के बाद इसमें नुमाया इजाफा मुतवक्को हुआ है, क्योंकि सीटों की कुल तादाद की महदूदियत सिर्फ 2026 तक है। बैठने का इंतज़ाम तंग और बोझल है। दूसरे कतार से आगे कोई मेज़ नहीं है। नकलो हरकत के लिए महदूद जगह की वजह से ये एक बड़ा सिक्योरिटी ख़तरा भी है। पार्लियामेंट की नई इमारत तकरीबन 64,500 मुरब्बा मीटर के रकबे पर फैली हुई है। पुरानी इमारत की बात अगर करें तो एक गोल इमारत है जिसका कद्र 170.69 मीटर और फ्रेम 536.33 मीटर है। ये तकरीबन 24,281 मुरब्बा मीटर के रकबे पर मुहैयत है। नई इमारत में मौजूदा पार्लियामेंट हाउस जैसे मरकजी हॉल भी नहीं है। सेंट्रल हॉल में सिर्फ 440 अफराद के बैठने की गुंजाइश है। जब मुश्तरका इजलास मुनक्किद होते हैं तो महदूद नशिस्तों का मसला मजीद बढ़ जाता है। अब लोकसभा के चैम्बर को मुश्तरका इजलास के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सेंट्रल विस्टा की वेबसाइट के मुताबिक पुरानी इमारत में आग से हिफाजत एक बड़ी तशवीश की बात थी, क्योंकि इसे फायर सेफ्टी के मौजूदा असूलों के मुताबिक डिज़ाइन नहीं किया गया था। आग के मुमकिन खतरे के पेश नज़र कई नई बरक़ी तारें शामिल की गईं। इसके अलावा वाटर सप्लाई लाइन, स्वेरेज लाइन, एयर कंडीशनिंग, फायर फाइटिंग, CCTV, ऑडियो वीडियो सिस्टम वगैरह की तनसीब की वजह से इमारत की खूबसूरती बिगड़ गई और लीकेजेस नज़र आने लगे थे। दरिस्ना नई इमारत में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है, जिसमें बायोमेट्रिक्स, डिजिटल तौर पर ज़बान की तशरीह या तर्जुमे का निज़ाम और वोटिंग को आसान बनाने के लिए माइक्रोफोन शामिल हैं। गूंज को महदूद करने के लिए हॉल के अंदरूनी हिस्से को वर्चुअल साउंड सिमुलेशन से लैस किया गया है। मौजूदा पार्लियामेंट हाउस नौआबादियाती दौर की इमारत है और इसका डिज़ाइन बरतानवी माहिर तामीरात सर एडविन लिटिंस और हर्बर्ट बेकर ने बनाया था, जबकि नई इमारत को अहमदाबाद के SCP डिज़ाइन और आर्किटेक्ट बिमल पटेल की क़यादत में डिज़ाइन किया गया है। नई पार्लियामेंट की इमारत की लागत 971 करोड़ रुपए है। पार्लियामेंट की पुरानी इमारत की तामीर पर 83 लाख रुपए लागत आई थी। नई पार्लियामेंट की इमारत का संग बुनियाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को रखा था। पार्लियामेंट की नई तामीरशुदा इमारत 3 साल 5 माह में मेयार के साथ तामीर की गई है, जबकि पार्लियामेंट की पुरानी इमारत की तामीर 6 साल 1921 से 1927 के दौरान की गई थी। इसमें 212 गाड़ियों की पार्किंग की गुंजाइश है। नई इमारत में 900 गाड़ियों की पार्किंग की जगह मौजूद है। पुराने पार्लियामेंट हाउस में कॉन्स्टिट्यूशन हॉल मौजूद नहीं था, जबकि ये नए पार्लियामेंट हाउस में मौजूद है, जो इसकी खास तवज्जो का मरकज़ है। कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में अशोक स्तंभ है, जो भारतीय विरसे की एक अहम अलामत है। इस हॉल के अंदर आइन की एक कॉपी भी महफूज रखी जाएगी। इसकी शान शौकत को बढ़ाने के लिए महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और भारत के साबिक़ वज़ीर आज़म जैसी अज़ीम हस्तियों की बड़ी बड़ी तस्वीर नए पार्लियामेंट हाउस की जीनत बढ़ाएंगी। पार्लियामेंट की नई इमारत सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई है। दरअसल नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक
3.2 किलोमीटर तवील इलाकों को सेंट्रल विस्टा कहा जाता है। इस वक्त सेंट्रल विस्टा के अंदर राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, रेल भवन, वायु भवन, कृषि भवन, कॉमर्स भवन, शास्त्री भवन, निर्माण भवन, नेशनल आर्काइव, जवाहर भवन, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स शामिल हैं। नायब सदर हाउस, नेशनल